इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ एक थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। और मैंने प्रोग्राम में अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि हम लोग फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, पॉइंट टू पॉइंट लर्न करेंगे और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। पर प्रैक्टिकली लर्न करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग करनी है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। जस्ट दिस इज ए थ्योरेटिकल एलेबोरेशन सो दैट यू विल मेक योर आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। द करेक्टर सेट का मतलब यहाँ पे हो जाता है सिंपली कि हम लोग सी को कैसे किस करेक्टर सेट को यूज़ करते हैं। लाइक किसी भी लैंग्वेज का एक अपना क्या होता है, लिपि होता है, उसका एक करेक्टर सेट होता है जिसके थ्रू हम उस लैंग्वेज को लिखते हैं। तो सेम वे अगर हम यहाँ पे सी की भी बात करें तो सी में हमारे पास करेक्टर सेट रहते हैं। हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ाबेट कैपिटल ए से कैपिटल जी तक या स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक। यहाँ पे हम लोग डिजिट यूज 0 से लेके 9 तक, या फिर ये हमारे पास एक लिस्ट रहती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्पेशल सिंबल्स हैं। इसके साथ भी हम लोग ये भी हम लोग सी प्रोग्राम को लिखते टाइम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होती हैं बाइट स्पेसिस। बाइट स्पेसिस बेसिकली क्या हो जाती है, जैसे ब्लैंक स्पेस, जैसे हम लोग कोई नाम लिखते हैं, जैसे यहीं पे अगर हम देखें द सी ब्लैंक करेक्टर सेट, तो इसके बीच में हमने क्या यूज़ किया है, स्पेस यूज़ किया है। एक ये भी एक तरह का करेक्टर सेट है। कई बार हम हॉरिजॉन्टल टैब यूज़ करते हैं या फिर यहाँ पे जाके हमने एंटर प्रेस किया होगा या फिर ये कुछ नई लाइन बीच में ऐड हुई है। ये भी एक क्या हो जाता है, हमारा करेक्टर सेट हो गया। पर एक चीज़ याद रखने वाली है यहाँ पे कि जब भी हम लोग किसी आइडेंटिफायर को नाम देंगे तो हम यहाँ पे आइडेंटिफायर को नाम देने के लिए अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं या स्पेशल सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। पर बाइट स्पेसिस को उसके बीच में यूज नहीं कर सकते किसी चीज को नाम देने के लिए। सो दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करेक्टर सेट। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सी लैंग्वेज के टोकन्स के बारे में। अगर हम छोटे से छोटे यूनिट की बात करें सी लैंग्वेज में, तो उस छोटे से छोटे यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, सी टोकन कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन सी प्रोग्राम इज कॉल्ड एज अ टोकन। जैसे कि एक अल्फाबेट हो गया, जैसे कि एक नंबर हो गया, जैसे कि कोई एक स्पेशल सिंबल हो गया, फिर इनको कंबाइन करके हम लोग क्या बनाते हैं, टोकन्स बनाते हैं। ठीक है, एक अल्फाबेट सिंबल्स या इनको कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग जो वहां पे बनाएंगे दैट इज कॉल्ड एज अ टोकन होंगे। अगर हम सी लैंग्वेज में बात करें तो टोकन इस तरह से रहते हैं हमारे पास, जैसे कि कीवर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, स्पेशल सिंबल हो गए, ऑपरेटर्स हो गए। और हम लोग इनको एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स को। अब कीवर्ड्स की बात करते पहले, कीवर्ड्स क्या हो जाते हैं, कीवर्ड लैंग्वेज के अंदर जो कि उसके लिए रिजर्व रहते हैं, वो हम अपने पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं पर उनको नेमिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हमने कोई भी चीज उसके अंदर बनाएंगे और उसका नाम देना है। फॉर एग्जांपल मुझे एक वेरिएबल ही क्रिएट करना है या एक फंक्शन बनाना है और मुझे उस फंक्शन को नाम देना है, तो मैं उस फंक्शन को नाम देते टाइम उस स्पेशल कैरेक्टर को या स्पेशल कीवर्ड को यूज नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ केस की, तो मेरे किसी भी आइडेंटिफायर का नाम केस नहीं हो सकता सी के अंदर। अगर मैं टोटल बात करूँ सी लैंग्वेज के अंदर तो टोटल 32 कीवर्ड्स हैं जो इसके रिजर्व कीवर्ड हैं, जो ये अपने पर्पस के लिए यूज करता है। सी लैंग्वेज में रिजर्व रहते हैं उसके पर्पस के लिए। तो इसलिए भी हम लोग कहते हैं सी इजी है लर्न करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर 32 थोड़े से ही कीवर्ड्स हैं एज कम्पेयर टू अगर हम दूसरी लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आइडेंटिफायर्स की। नाउ आइडेंटिफायर्स क्या हो जाता है, जैसे हम लोग किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, जैसे हमने कोई चीज़ क्रिएट किया है तो क्रिएट करने के लिए हमें उसका नाम देना पड़ता है। वो जो नाम होता है वो उस चीज़ को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो सेम वे आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन टू द वेरिएबल फंक्शन एंड एरेज। और स्ट्रक्चर में भी, इनम में भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के बाद उनको यूज़ करना होता है, यूज़ करने के लिए हमें उनको नाम देना होता है। वो जो नाम देना है दैट इज, वो नाम जो होता है उसको आइडेंटिफाई करता है। सो दैट्स व्हाई वी यूज देम दिस कंसेप्ट एज ए आइडेंटिफायर। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो आइडेंटिफायर जो होंगे वो मेड अप हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट हो सकता है, डिजिट का हो सकता है या फिर स्पेशल सिंबल का हो सकता है। नॉर्मली अगर सी लैंग्वेज में बात करें तो कोई भी आइडेंटिफायर नहीं होना चाहिए।
हम लोग अंडरस्कोर साइन यूज़ कर सकते हैं अगर बीच में यूज़ करना चाहें। किसी भी आइडेंटिफायर का जो नाम होगा वो हमेशा अल्फ़ाबेट से शुरू होगा, उसके बाद हम नंबर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर साइन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ वैलिड नेम्स हैं और ये इनवैलिड हैं। इनवैलिड इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस यूज़ किया है, यहाँ पे ये स्पेशल करैक्टर यूज़ कर लिया है, और ये जो वेरिएबल का नाम है ये इंटीजर से शुरू हो रहा है, नंबर से शुरू हो रहा है, जो कि इनवैलिड है। देन आफ्टर देयर इज कमिंग एज, इसके बाद अगर हम बात करें तो वेरिएबल्स आते हैं। अब वेरिएबल्स को इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम लोग कि सी प्रोग्राम के अंदर हमें क्या करना होता है, डाटा की प्रोसेसिंग करनी है, डाटा को स्टोर करना है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है और आउटपुट करना है। अब डाटा को मेमोरी में स्टोर करना है तो उसके लिए हमें कंसेप्ट यूज करना पड़ता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द वेरिएबल। अ वेरिएबल्स इज ए डाटा नेम यूज्ड टू स्टोर द डाटा वैल्यू। Variable names are name given to a location in the memory where different constants are stored. ओके, या डिफरेंट वैल्यूज आर स्टोर। तो जैसे मुझे कोई एक वैल्यू स्टोर करनी है मेमोरी के अंदर और उसको बाद में रिट्राइव करना है, तो उसके लिए मुझे मेमोरी का एक प्रॉपर एड्रेस चाहिए होता है। तो उस मेमोरी के एड्रेस के लिए हम लोग जो कंसेप्ट यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, दैट इज द वेरिएबल। अब वेरिएबल भी जो है वो नाम होना चाहिए वेरिएबल का, उसके लिए भी कुछ एक हमारे पास रूल होते हैं। वेरिएबल नेम जो है वो हमेशा अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए, वेरिएबल का नेम जो है वो स्पेशल कीवर्ड नहीं होना चाहिए, उसके बीच में हम लोग डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर साइन भी यूज़ कर सकते हैं। पर वेरिएबल नेम में हम लोग ब्लैंक स्पेसिस, कॉमा या फिर कोई पर्टिकुलर एरो वगैरह हम लोग ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये कुछ वैलिड एग्जांपल्स हैं वेरिएबल की। अगर हम वेरिएबल नेम की बात करें तो वेरिएबल नेम जो होते हैं वो या वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो वेरिएबल की क्रिएशन जो वो केस सेंसिटिव है। अगर मैं देखूं ये वेरिएबल, इसको मैंने स्मॉल में लिखा है और इसको कैप्स में लिखा है, तो ये दोनों की दोनों क्या है, दो अलग वेरिएबल होंगे, दो डिस्टिंक्ट अलग वेरिएबल है, दोनों सेम कंसीडर नहीं किया जा सकते। Then there is coming the constant। अब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों सेम चीजें हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली, पर डिफरेंस इनके बीच में यही रहता है कि वेरिएबल जो होते हैं उनका वैल्यू जो होता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो जाता है, या आफ्टर एग्जीक्यूशन चेंज हो जाएगा, या ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन चेंज हो जाएगा। वेयर एज द कांस्टेंट्स वैल्यू रिमेन द सेम। कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है वो क्या रहेगा, सेम रहता है, वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं होता है। अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और करैक्टर कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट को सिंपली अंडरस्टैंड करो कि जिसकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं होगी, दैट इज द कांस्टेंट वेरिएबल। वो भी वेरिएबल ही होता है बट उसको कांस्टेंट कह सकते हैं। दो तरह के कांस्टेंट होते हैं हमारे पास, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट हो गया और दूसरा करैक्टर कांस्टेंट हो गया। अगर न्यूमेरिक कांस्टेंट की बात करें तो न्यूमेरिक कांस्टेंट भी दो तरह के होते हैं हमारे पास, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। और करैक्टर कांस्टेंट की बात करें तो वो भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, सिंगल करैक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। अगर इंटीजर कांस्टेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट का मतलब हो गया होल नंबर इंटीजर, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9। दैट कैन बी, या तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है उसका सिंबल, वो वैल्यू उसकी। और अगर हम कोई भी इसके आगे साइन असाइन नहीं करते या नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लगाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर होगी। अगर हम इंटीजर कांस्टेंट की बात करें तो वो तीन तरह के होते हैं हमारे पास, एक डेसिमल मीन्स 0 से लेके 9 के कॉम्बिनेशन का, ऑक्टल का मतलब हो गया 0 से लेके 7 के कॉम्बिनेशन का, और हेक्साडेसिमल का हो गया, डेसिमल मीन्स 0 से लेके 9, और ए जो होगा वो इक्विवेलेंट होता है 10 के, और एफ जो होता है इक्विवेलेंट होता है 15 के। तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीजर कांस्टेंट हो सकते हैं हमारे। उसके बाद हमारे आ जाते हैं रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट हो जाती है हमारी फ्रैक्शनल सीक्वेंस। फ्रैक्शनल सीक्वेंस मींस जिसमें डेसिमल्स वगैरह लगे हुए होंगे। अब डेसिमल वैल्यू जो हो जाती है वो हमारी रियल कांस्टेंट हो जाती है। ये भी पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं। अगर इसके आगे हमने कोई सिंबल नहीं लगाया है तो बाय डिफॉल्ट इसको हम लोग पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। ओके, और ये एक कुछ एक वैलिड एग्जांपल्स हैं इसकी। सिंगल, उसके बाद हमारे आ जाते हैं करैक्टर कांस्टेंट। करैक्टर कांस्टेंट ऑलरेडी हमने देखा था कि दो तरह के होते हैं, एक तो सिंगल करैक्टर कांस्टेंट और डबल करैक्टर कांस्टेंट। अब इसमें डिफरेंस यही रहता है, सिंगल करैक्टर कांस्टेंट जो होते हैं वो इनक्लोज करते हैं उनको हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो दे आर इनक्लोज इन द सिंगल
कांस्टेंट। अगर आप यहाँ पे देखें कि ये 4 इज ए न्यूमेरिक वैल्यू, बट हेयर दिस इज नॉट न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिक नहीं है, इसको हमने डबल कोट्स में कर दिया तो ये क्या हो जाता है, हमारा सिंगल करेक्टर कांस्टेंट हो गया। और इसका वैल्यू जो होगा इक्विवेलेंट टू न्यूमेरिक 4 नहीं होगा, ये इसका कोई एक स्काई वैल्यू होगा जो किसी अल्फाबेट के साथ क्या करेगा, मैच करेगा। सेम भी यहाँ पे हो गया। और उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात करें तो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाती है, स्ट्रिंग बेसिकली हो जाती है कॉम्बिनेशन ऑफ द करेक्टर्स, जहाँ पे एक से ज़्यादा करेक्टर को हम लोग कंबाइन कर देते हैं, दैट विल बिकम एज ए स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को जो है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर। इफ यू सी ओवर हियर, हमने यहाँ पे इनको डबल कोट्स में लिखा हुआ है, सो दे बिकम अवर, ये जो हो जाते हैं हमारे, ये इनको हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं बैकस्लैश करेक्टर कांस्टेंट। ये स्पेशली यूज़ होते हैं जब हमने आउटपुट करवाना है, अपने प्रोग्राम से कुछ आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, या आउटपुट में कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग इनको यूज़ करते हैं बैकस्लैश करेक्टर कांस्टेंट को। और ज़्यादातर इसको जो है वो हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस बोलते हैं। मोस्टली इनको ज़्यादातर जो हमने इनको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। ये बहुत ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं। इनका अगर देखें बैकस्लैश ए, इसको मोस्टली हम लोग करके देखेंगे प्रैक्टिकली तो ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। बैकस्लैश ए का मतलब क्या हो गया, ये अलर्ट बेल बजाता है, आप यानी कि आपके सिस्टम की साउंड वहाँ पे ऑडिबल करेगा। बैकस्लैश बी जो होता है बैकस्पेस की तरह एक्ट करता है, बैकस्लैश एफ फॉर्म फीड की तरह हो गया। बैकस्लैश एन मतलब अगर हम कुछ आउटपुट नई लाइन में चाहते हैं। बैकस्लैश आर का मतलब हो गया कैरेज रिटर्न, यानी कि आपकी एंटर की तरह पीसी के ऊपर। और बैकस्लैश टी मतलब हॉरिजॉन्टल टैब, बैकस्लैश वी वर्टिकल टैब, बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क मींस इट विल पुट द क्वेश्चन मार्क, ये वहाँ पे आउटपुट में क्वेश्चन मार्क्स डिस्प्ले करवाएगा। और मीन्स बैकस्लैश का मतलब ये बैकस्लैश वहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। और अगर बैकस्लैश 0 यूज़ करते हैं तो नल, ये नथिंग, कुछ भी नहीं डिस्प्ले करेगा। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इंस्ट्रक्शंस इन द सी, हम लोग सी में किस तरह के इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं और कैसे उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करते हैं, बहुत जल्दी हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में